दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसमें थोड़ा बहुत आपको साइकोलॉजिकल फ्लेवर भी देखने को मिलेगा। मूवी शुरू में तो ऐसी लगती है कि कोई लव स्टोरी होगी, लेकिन जैसे ही एक बड़ा मोड़ आता है, पूरी मूवी अपनी करवट बदल लेती है। हेड्स ऑफ टू दी राइटर्स, जिन्होंने इतनी पेचीदा कहानी को इतने अच्छे से कंप्लीट किया है। और क्लाइमेक्स की बात करें तो भाई माइंड ब्लोइंग। वेल, मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। IMDb रेटिंग अभी आना बाकी है, क्योंकि ये मूवी अभी ताजा रिलीज हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानी की शुरुआत में ही कार्तिक और उसके 3 दोस्त साथ में मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। ये तीनों दोस्त ड्रिंक करते हुए एक हॉरर मूवी देख रहे थे, लेकिन इस कार्तिक को हॉरर मूवीज देखना बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए वो फौरन टीवी स्विच ऑफ कर देता है। अब इसके बावजूद कार्तिक के फ्रेंड्स उससे स्पिरिट्स के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तभी एक फ्रेंड कहता है कि मैंने कई लोगों से सुना है, उन्हें दूसरे लोगों की स्पिरिट्स नजर आ चुकी हैं, लेकिन मुझे बचपन से लेकर आज तक कोई स्पिरिट नजर नहीं आई। मुझे तो शक है कि क्या सच में ये भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं। तभी दूसरा फ्रेंड कहता है कि इसी बारे में रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, और उस वीडियो में भूत प्रेत के बारे में एक आदमी बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था। चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। और ऐसा कहकर वो अपने फोन में उस वीडियो को प्ले करके दिखाने लगता है, जबकि कार्तिक उस वीडियो को नहीं देखता। इसके बाद हम देखते हैं कि वीडियो वाला आदमी वीडियो में यही बताता है कि ये स्पिरिट्स वगैरह और कुछ नहीं, महज एक साइंस है। असल में हमारी दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज दोनों होती हैं। और क्या आपके दिमाग में भी कभी ये बात आई कि कुछ स्पिरिट्स दूसरे बंदों को ही क्यों नजर आती हैं, हमें क्यों नहीं? बिकॉज इट्स ऑल्सो वन काइंड ऑफ साइंस। उस आदमी के हिसाब से हर एक इंसान के अंदर बहुत ही डिफरेंट ऑरा और एनर्जी होती है, और जब कोई दूसरी एनर्जी उनकी एनर्जी से अट्रैक्ट होती है तो उन्हीं लोगों को वो स्पिरिट्स दिखने लगती हैं। हालांकि उस अट्रैक्शन की वजह कुछ भी हो सकती है, इमोशनली अटैचमेंट, आपका गुस्सा, या फिर कोई ब्लड रिलेशन। अब इसी बीच अचानक कार्तिक वो फोन लेकर साइड में पटक देता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि अरे यार, कोई अच्छा सा गाना लगाओ, ये क्या फालतू की बड़बड़ लगा रखी है। वेल, अब सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि कार्तिक किसी बर्फीले इलाके में ट्रैकिंग कर रहा होता है। साथ ही उस एरिया में एक छोटी सी बच्ची अकेले बर्फ से खेल रही है। फिर थोड़ी देर के बाद कार्तिक को अचानक एक आवाज सुनाई देती है, जिससे वो अंदाजा लगा लेता है कि बर्फ खिसकने वाली है, जबकि वो बच्ची उस बर्फ की चपेट में आ सकती है। इसलिए अब कार्तिक फौरन उस बच्ची को बचाने के लिए उसकी ओर भागता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, और हम देख पाते हैं कि ये सब महज उसका एक सपना था। अब सोकर उठने के बाद कार्तिक की नजर अपने घर के बगल में रहने वाली आराधना पर पड़ती है, जिस पर वो हमेशा लाइन मारता रहता था। तो इसी तरह आज जब आराधना अपने कपड़े सुखा रही होती है तो कार्तिक फिर से उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, लेकिन आराधना उसको भाव नहीं देती। अब उसी वक्त कार्तिक का दूसरा फ्रेंड कार्तिक को फोन करके कहता है कि टिल्लू भाई ने मुझे फोन किया है और फौरन अपने पास बुलाया है। इस तरह अब कार्तिक और उसके तीनों फ्रेंड्स जल्दी से रेडी होकर उस टिल्लू भाई के पास पहुंच जाते हैं। ये टिल्लू भाई असल में इस एरिया का बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होता है, और क्योंकि कुछ दिनों में इलेक्शन होने वाले थे, इसीलिए टिल्लू अपनी पार्टी के सभी मेंबर्स को बुलाकर यही कहता है कि इस बार हमारी पार्टी ही जीतनी चाहिए, इसलिए तुम लोगों को भी मेहनत करनी होगी, और साथ ही मैं भी काफी सारा पैसा खर्च करने वाला हूँ। इसके बाद टिल्लू कार्तिक से भी यही कहता है कि देखो कार्तिक, ये इलेक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा यूथ मेरे फेवर में होना चाहिए। तो तुम उनके लिए कुछ स्पोर्ट्स गेम प्लान करो और प्राइज मनी का ऐलान करो। इससे यूथ मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा और पूरा वोट मुझे ही जाएगा। इस मूवमेंट पर हम टिल्लू के छोटे भाई को भी देख पाते हैं, जिसका नाम था मुन्ना। खैर, अब दूसरे सीन में आराधना की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें उसकी माँ होती है। तभी आराधना के कुछ फ्रेंड्स उसके पास आकर उसी स्पोर्ट्स कंपटीशन के बारे में बात करने लगते हैं कि गर्ल्स के लिए वॉलीबॉल का कंपटीशन रखा गया है, तो चलो हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब पहले आराधना मना करती है, क्योंकि उसे वैसे भी वॉलीबॉल खेलना नहीं आता। लेकिन उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि चलो यार, तुम बस एक पोजीशन संभाल लेना, क्योंकि तुम्हारी हाइट ठीक है, बाकी सब हम देख लेंगे, और इसकी प्राइज मनी भी ज्यादा है, तो अगर हम जीते तो बड़ा फायदा होगा। इसी बीच वो उसे ये भी बताती है कि इस स्पोर्ट्स को कंडक्ट करने वाला वही तुम्हारे घर के पास रहने वाला लड़का कार्तिक है। इधर हम देखते हैं कि कार्तिक और उसके फ्रेंड्स स्पोर्ट्स कंपटीशन की तैयारियां शुरू कर देते हैं।
इसके बाद जब वॉलीबॉल मैच वाला दिन आता है तो आराधना ढंग से खेल ही नहीं पाती, लेकिन इसके बावजूद वो कार्तिक आराधना के लिए तालियां बजाता रहता है और उसे मोटिवेट करता रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद आखिर में आराधना की टीम हार जाती है, जिसके बाद आराधना एक कॉर्नर में आकर बहुत ही अपसेट होने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड्स उसके पास पहुंचती हैं, तो वो उनसे कहती है कि तुम लोग मेरी वजह से मैच हार गए, मैंने पहले ही मना किया था कि मुझे अपने साथ मत खिलाओ। लेकिन उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि आराधना, हमारी टीम सेकंड आई है और ये कोई छोटी बात नहीं है, ऊपर से इसमें भी हमें प्राइज मनी मिल रहा है, इसलिए तुम परेशान मत हो और खुद को दोष मत दो। फिर उसी ग्राउंड में जब कुछ लोग क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कार्तिक भी आराधना को इम्प्रेस करने के लिए अपने हाथ में बैट लेकर क्रिकेट खेलने लगता है। और अब कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस करने के लिए कार्तिक उस बैट को छोड़कर एक स्टंप हाथ में ले लेता है बॉल को हिट करने के लिए। पर बेचारे की किस्मत इतनी खराब थी कि जब वो बॉल को हिट करता है तो स्टंप उसके हाथ से फिसल जाता है और सीधा आराधना के सर पर जाकर लगता है। इसके बाद आराधना के फ्रेंड्स उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर कहता है कि कुछ ज्यादा ही खून बह चुका है, इसलिए 2 दिन तक रेस्ट करना पड़ेगा, वरना चक्कर आने की शिकायत रह सकती है। साथ ही अगर थोड़ा सा नीचे और लगता तो आंख फूट सकती थी। इसके बाद आराधना की फ्रेंड्स उससे कहती हैं कि अब तुम उस कार्तिक की सारी अकड़ निकाल दो, हम पुलिस को बुलाते हैं, तुम उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाओ। देखो, तुमको जख्मी करने के बावजूद भी उसने तुमको सॉरी तक नहीं कहा। लेकिन तभी अचानक कार्तिक अपने हाथ में पाइनएप्पल लेकर आराधना के पास आता है और उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि देखो, मैंने तुमको जानबूझकर नहीं मारा, बस हाथ से वो स्टंप फिसल गया। हालांकि मैंने जो किया वो गलत है, इसलिए अगर तुम मुझे पनिशमेंट देना चाहती हो तो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर दो। लेकिन आराधना कार्तिक से बात ही नहीं करती, बस चुपचाप बैठी रहती है। थोड़ी देर के बाद जब आराधना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है तो उस हॉस्पिटल की नर्स किसी को फोन करके कहती है कि सर, आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में आए हैं। इसके बाद वो आदमी उस नर्स से कहता है कि आप उनको मॉनिटर करते रहो। फिर वो आदमी किसी दूसरे आदमी को कॉल करके कहता है कि वो लोग मिल चुके हैं। दूसरी तरफ वो पॉलिटिशियन टिल्लू किसी स्वामी जी के पास आकर उनसे पूछता है कि स्वामी जी, अब तक मैं 2 बार हार चुका हूँ, तो इस बार मैं चुनाव में जीतूंगा या नहीं। तो ये सुनकर वो स्वामी जी टिल्लू को कुछ बातें बताता है, लेकिन वो क्या बताता है ये हमें बाद में पता चलेगा। अब उसी रात कार्तिक और उसके तीनों फ्रेंड्स दोबारा मिलकर दारू पीने में लगे होते हैं। इसी बीच जब इसके फ्रेंड्स अपनी फैमिलीज के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं तो कार्तिक बहुत ही इमोशनल होने लगता है, क्योंकि कार्तिक एक अनाथ था। वो सोचता है कि अगर मेरी भी फैमिली होती तो मुझे भी कोई डांटता या घर जल्दी आने को कहता। तभी अचानक कार्तिक देखता है कि आराधना उसी रास्ते से गुजर रही होती है, इसीलिए वो दोबारा आराधना से बात करने की कोशिश करता है। एक तरह से वो उसके साथ छेड़खानी करने लगता है, जिस वजह से आराधना दोबारा कार्तिक को चप्पल दिखाने लगती है। ये देखकर कार्तिक का फ्रेंड उसको डांटता है कि अरे यार, तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़े रहते हो, जब वो लड़की तुमको देखती भी नहीं। तो कार्तिक कहता है कि पता नहीं यार क्यों, लेकिन जब भी वो मेरे सामने होती है तो मेरा मन करता है कि मैं उससे बात करूं। मुझे लगता है कि वही मेरी सोलमेट है। उस दिन जब मैंने उसको हर्ट किया तो उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, तो उस पर मैं और फिदा हो गया। तो इस तरह से दूसरे दिन से कार्तिक आराधना की नजर में आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो आराधना इसको देखती तक नहीं। उसकी एक वजह ये भी थी कि ये कार्तिक ऐसे ही रोडीज टाइप का बना फिरता है, तो आखिर ऐसे लड़के के साथ कोई लड़की सीरियस होना क्यों चाहेगी। अब एक दिन कार्तिक देखता है कि आराधना के घर के बाहर एक आदमी खड़ा है जो उसके घर की तरफ देखे जा रहा है। अब यही आदमी कुछ वक्त पहले भी देखने को मिला था, जहाँ वो नर्स से बात कर रहा था। अब कार्तिक इस बंदे के पास आकर पूछता है, अरे सर, कौन हो तुम और इस घर की तरफ क्यों देख रहे हो। तो वो आदमी कहता है कि मेरा नाम डॉक्टर शिंदे है और 7 महीने पहले मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया था, तो तब से मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ। अब जाकर मुझे इस घर का एड्रेस मिला है, लेकिन घर पर तो ताला लगा है। अब कार्तिक ये देखकर बहुत खुश होता है कि अच्छा, तो ये हमारे ससुर जी हैं। इसलिए वो शिंदे से कहता है कि एक्चुअली आज संडे है ना, इसलिए आराधना और उसकी माँ चर्च गए हैं। अब उसी वक्त कार्तिक का फ्रेंड कार्तिक को फोन करके बताता है कि भाई, उस मुन्ना को किसी ने मार दिया। तो ये सुनते ही कार्तिक अपने दोस्तों के साथ फौरन टिल्लू भाई के पास पहुंचता है। यहाँ कार्तिक का फ्रेंड कार्तिक से कहता है कि सुनने में आया है दूसरे गैंग वाले ने मुन्ना को मार दिया, वो भी गला काटकर। लेकिन चुनाव होने की वजह से भाई चुपचाप बैठे हुए हैं, वरना अब तक हंगामा हो चुका होता। फिर जब पुलिस वाले टिल्लू के पास आते हैं तो टिल्लू पुलिस वालों से कहता है कि आप लोग इस केस वेस के चक्कर में मत पड़ो, मैं खुद अपने हाथों से मुन्ना के कातिल को मारूंगा। अब थोड़ी देर के बाद कार्तिक और उसका फ्रेंड देखते हैं कि वो आराधना ऑटो से कहीं जा रही होती है। एक्चुअली आराधना एक स्पोर्ट्स एकेडमी पर आई होती है,
तो अंदर जाकर देखने पर आराधना बहुत ही जबरदस्त तरीके से बैडमिंटन खेल रही होती है। फिर गेम खत्म होने के बाद आराधना का कोच उसको अप्रिशिएट करने लगता है कि बहुत ही इम्प्रूवमेंट किया है तुमने। सिंगापुर में जो टूर्नामेंट होने वाला है उसका डेडलाइन करीब आ चुका है। तो कोच कहता है, अरे सॉरी आराधना, वो अमाउंट अरेंज नहीं हो पाया, इसलिए हम अगले साल देखेंगे। असल में आराधना का सपना होता है कि वो बहुत बड़ी बैडमिंटन प्लेयर बने, जिसके लिए वो बहुत मेहनत कर रही है। पर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे 3 लाख रुपए चाहिए, जो उसके पास नहीं होते। लेकिन इन दोनों की सारी बातें कार्तिक और उसका फ्रेंड सुन लेता है, जिसके बाद कार्तिक अपने फ्रेंड से कहता है कि अब मैं इसे सपोर्ट करूंगा। दूसरी तरफ वो टिल्लू उस बंदे को पकड़ लेता है जिसने उसके भाई मुन्ना को मारा है, और फिर वो उस बंदे को भी गला काट कर मार देता है। अब उसको मारने के बाद वो टिल्लू भाई दोबारा उस गुरु के पास जाता है। तो गुरु उससे कहता है कि तुम्हारा यज्ञ अभी खत्म नहीं हुआ, आगे कुछ और भी करना बाकी है। इस तरह से टिल्लू को वो कुछ और काम भी बताने लगता है। इसके बाद वो टिल्लू अपने पिता के पास आता है, जो काफी दिनों से बीमार पड़ा था। यहाँ वो उससे कहता है कि हैप्पी फादर्स डे पापा, मेरे जीतने तक तुमको जिंदा रहना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ आराधना किसी बिजनेसमैन के पास जाती है अपना फंड मांगने के लिए, लेकिन वो आदमी आराधना से थोड़ा बदतमीजी से पेश आता है, जिसके बाद आराधना रोते हुए वहाँ से चली आती है। अब ये चीज जब कार्तिक को पता चलती है तो वो उस आदमी को जाकर बहुत मारता है। फिर उसी रात कार्तिक देखता है कि दोबारा आराधना के घर के बाहर वही कार खड़ी है, मतलब डॉक्टर शिंदे की। अब उसी वक्त आराधना भी अपने घर से बाहर आती है। तो कार्तिक एकदम से कहता है कि आरू, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा, बस 2 दिन के अंदर मैं पैसे एडजस्ट कर लूंगा, तुम बस अच्छे से अपना गेम खेलो। तो उसी वक्त आराधना एक पत्थर उठाकर उस गाड़ी का शीशा फोड़ देती है, और ये देखकर कि आराधना अभी गुस्से में है तो कार्तिक फटाफट वहाँ से निकल जाता है। फिर आगे कार्तिक अपने फ्रेंड से कहता है कि अरे यार, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, मैं आरू का दुख देख नहीं सकता। तो ये सुनने के बाद कार्तिक का फ्रेंड किसी बंदे से बात करने लगता है, और फिर कार्तिक से कहता है कि अगर तुम एक काम करोगे तो 1.5 लाख रुपए मिल सकते हैं। अब ये कुछ काले धंधे का काम होता है, जिसमें कार्तिक और उसके फ्रेंड्स कहीं से डॉक्यूमेंट्स लेकर दूसरे शहर पर जाकर किसी दूसरे आदमी को दे देते हैं, और वो भी पुलिस से बचकर। और इस तरह से ये काम करने के बाद कार्तिक को 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। फिर जब कार्तिक और उसका फ्रेंड वापस अपने घर पर आते हैं तो कार्तिक देखता है कि आराधना और उसकी माँ घर पर मौजूद नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं कि शायद पैसे एडजस्ट करने के लिए कहीं पर गए होंगे। इधर कार्तिक बाकी पैसे एडजस्ट करने के लिए उस टिल्लू भाई के पास जाता है। तो टिल्लू कार्तिक को एक पार्सल देकर कहता है कि ये पार्सल तुम किसी जगह पर छुपा दो, इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं तुमसे मांग लूंगा, लेकिन ये खोना नहीं चाहिए और किसी के हाथ लगना नहीं चाहिए। तो कार्तिक पूछता है कि इस पार्सल में क्या है भाई, जिस पर टिल्लू कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बस तुम इस पार्सल को ओपन मत करना, गलती से भी नहीं। इसके बाद कार्तिक जब वापस अपने घर पर आ रहा होता है तो इसका फ्रेंड फोन करके कहता है कि अरे यार, पुलिस वाले हम सभी के घर पर आकर चेकिंग कर रहे हैं, इसलिए शायद तुम्हारे घर भी आएंगे, तो तुम थोड़ा संभल कर रहना। अब कार्तिक के पास तो टिल्लू भाई का पार्सल था, यानी अगर वो घर जाएगा तो पुलिस वालों को ये पार्सल मिल जाएगा। इसलिए आज रात वो आराधना के घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि वैसे भी घर के अंदर कोई नहीं होता। पर तभी शॉकिंगली आराधना कार्तिक के सामने आती है, जिसके बाद कार्तिक पूछता है, अरे घर के बाहर ताला लगाकर तुम घर के अंदर क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे फादर ने तुमको हाउस अरेस्ट किया है? अब आराधना उससे कहती है कि कार्तिक, थोड़ी धीरे से बात करो और ये बताओ कि तुम मेरे घर के अंदर कैसे आए, मुझे भी उसी तरह से घर के बाहर ले चलो। लेकिन उसी वक्त कार्तिक का फ्रेंड कार्तिक को फोन करता है कि मैंने बाकी पैसा अरेंज कर लिया है। जिसके बाद कार्तिक कहता है कि मैं आराधना के घर में हूँ, तुम भी पाइप चढ़कर अंदर आ जाओ। फिर कार्तिक का फ्रेंड कार्तिक के पास आ जाता है, और जब ये तीनों बातचीत कर रहे होते हैं तो अचानक उसके फ्रेंड के पास दूसरे आदमी का कॉल आता है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद आराधना की माँ आराधना के कमरे में आती है, तो आराधना कार्तिक को बेड के नीचे छुपा देती है, और फिर उसकी माँ के बाहर जाने के बाद आराधना कार्तिक को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो दोबारा उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज कार्तिक, मुझे घर से बाहर ले चलो। अब बातों ही बातों में ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें आने लगती हैं, तो आराधना कार्तिक का ध्यान भटकाते हुए कहती है कि कार्तिक, मुझे बाहर ले चलो। लेकिन इसके बावजूद कार्तिक ऊपर चोर है ये समझकर उस कमरे में जाने लगता है, और यहाँ से शुरू होती है मूवी की अलग लेवल की स्टोरी, जहाँ कार्तिक कमरे में देखता है कि आराधना और उसकी माँ की लाश उस कमरे में पड़ी है। अब ये देखकर कार्तिक के होश उड़ जाते हैं, और वो फौरन नीचे देखता है कि आखिर नीचे कौन है। इतने में नीचे से आराधना पूछती है कि ऊपर कौन है, क्या हुआ तुम्हें?
तो ये नजारा देखकर कार्तिक को चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद सीन कुछ महीने बाद शिफ्ट होता है, जहां हमें एक स्पेशल ऑफिसर राणा प्रताप को दिखाया जाता है। राणा प्रताप ने अपने करियर में 50 केसेस कंप्लीट किए होते हैं, इसीलिए इसके कलीग्स इसे विश करने लगते हैं। तभी एक कलीग राणा के पास आकर पूछती है कि सर, आपने अपने करियर में काफी सारे केसेस को थोड़े ही वक्त में सॉल्व कर लिया था, लेकिन ये जो लास्ट केस था उसको सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लगा, तो क्या आप मुझे अपने लास्ट केस के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं? तो राणा कहता है कि वो केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, उस केस का मोटिव भी एकदम अलग था। फिर यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ कार्तिक बेहोश होने की वजह से गिर गया था और उसके सर पर जोरदार चोट आई थी। लेकिन होश में आने पर कार्तिक के सामने आराधना खड़ी होती है, यानी उसकी स्पिरिट। फिर देखते ही देखते वो गायब भी हो जाती है। उसके बाद राणा और उसके ऑफिसर्स हॉस्पिटल में आते हैं, क्योंकि कार्तिक आराधना और उसकी माँ के मर्डर केस में मेन सस्पेक्ट होता है। फिर जब वो कार्तिक से पूछताछ कर रहा होता है, तो तभी डॉक्टर राणा के पास आकर कहता है कि सर, इसके सर पर जोरदार चोट लगी है, जिसकी वजह से कार्तिक कुछ बातें भूल चुका है, इसलिए आप इसको थोड़ा समय दीजिए। अब सच में कार्तिक के साथ क्या हुआ वो उसको कुछ खास याद नहीं होता। अब कार्तिक का फ्रेंड राणा से कहता है कि सर, जिस वक्त उन दोनों का मर्डर हुआ कार्तिक मेरे साथ ही था और हम दोनों विजयवाड़ा गए थे। साथ ही कार्तिक तो उस लड़की से बहुत प्यार करता था, तो वो उसे क्यों मारेगा? फिर कुछ दिनों के बाद कार्तिक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और वापस अपने घर आकर अपने फ्रेंड से कहता है कि उस दिन आराधना तुमको नजर आई थी ना, जो मेरे सामने बैठी थी? तो उसका दोस्त कहता है कि सच में यार, मुझे वहाँ कोई नजर नहीं आया तुम्हारे अलावा, और तुम तो बस हवा में बात कर रहे थे। पर फिर मुझे अर्जेंट कॉल आ गया तो मैं वहाँ से चला गया। अब ये सुनते ही कार्तिक हैरान हो जाता है कि आखिर आराधना की आत्मा मुझे ही नजर क्यों आई? तो फ्रेंड कहता है कि शायद आराधना तुमसे कुछ कहना चाहती थी, या तुम उससे प्यार करते हो ना, इसीलिए वो तुम्हें ही नजर आई। बाद में कार्तिक और उसके फ्रेंड्स आराधना और उसकी माँ के फ्यूनरल में जाते हैं, जहाँ कार्तिक बहुत रोता है कि वो कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। फिर फ्यूनरल खत्म होने पर आराधना की फ्रेंड कार्तिक के पास आकर बताती है कि आराधना भी तुमसे प्यार किया करती थी, और जब भी कार्तिक उसको छेड़ता था तो उसको अच्छा लगता था। बात यह है कि कुछ दिनों पहले आराधना अपने चेहरे पर मास्क पहनकर बस स्टॉप पर खड़ी थी, तो दो लड़के आराधना के पास आकर छेड़खानी करने लगे। अब कार्तिक दूर खड़े ये देखता रहा और मास्क की वजह से उसने आराधना को नहीं पहचाना, जबकि आराधना खुद दोनों लड़कों को अच्छे से सबक सिखाने लगी। फिर कार्तिक और उसका फ्रेंड जब ऑटो से जा रहे होते हैं, तो कार्तिक उसी लड़की की तारीफ करने लगता है कि आज मैंने एक लड़की को देखा जो बहुत ही हिम्मत वाली थी। उसी ऑटो में आराधना भी होती है, जो कार्तिक की बातें सुनकर उसे लाइक करने लगती है और समझ जाती है कि कार्तिक के दिल के अंदर लड़कियों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। अब ये सच सुनने के बाद कार्तिक बहुत इमोशनल हो जाता है कि काश मैंने आराधना को अपने दिल की बात कही होती तो वो मेरे सामने होती। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि कार्तिक राणा से मिलने के लिए उसके पास आता है, जहां राणा से कार्तिक को ये बात पता चलती है कि 3 दिन पहले ही आराधना और उसकी माँ की मौत हो गई थी। मतलब जब कार्तिक पैसों का अरेंजमेंट कर रहा था तो उसी वक्त किसी ने उन दोनों को मार दिया। तभी कार्तिक को आराधना के पिता के बारे में याद आता है, वही डॉक्टर शिंदे जो उसके घर में झांक रहा था, लेकिन वो दोनों माँ बेटी घर पर नहीं थी। फिर राणा उस डॉक्टर की पड़ताल करता है तो उसे ये बात पता चलती है कि वो डॉक्टर शिंदे मुंबई का रहने वाला है। फिर कार्तिक और राणा मुंबई जाकर उस डॉक्टर शिंदे से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि वरंगल में किसी ने आपकी बेटी और बीवी को मार दिया और बहुत ही मुश्किल से आपका एड्रेस मिला है। तो ये सुनकर शिंदे एक जबरदस्त शॉकिंग बात बताता है कि आराधना इसकी बीवी है और वो औरत आराधना की माँ, जिसे सुनकर ये दोनों बहुत परेशान होते हैं। और फिर राणा उससे पूछता है कि क्या आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हो कि आपने आराधना से शादी क्यों की? तो शिंदे जो हुआ वो बताने लगता है। असल में कुछ महीने पहले आराधना अपनी माँ को लेकर इसी हॉस्पिटल में आई थी, जहाँ रिपोर्ट्स से ये बात पता चलती है कि उसकी माँ के ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर शिंदे बिना पैसे लिए आराधना की माँ का ऑपरेशन करता है और फिर आराधना और उसकी माँ रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल पर आने लगती हैं। इस तरह से शिंदे की आराधना और उसकी माँ से एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन जाती है। फिर एक बात और थी कि इस डॉक्टर शिंदे का बेटा बीमार था, मतलब उसके बच्चे की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी, जिसके बाद शिंदे की वाइफ उसे और उसके बच्चे को छोड़कर चली गई, यानी उसने बच्चे का ख्याल तक नहीं रखा। इसलिए अब डॉक्टर शिंदे आराधना के सामने यही बात रखता है कि मुझे मेरे बच्चे के लिए एक माँ चाहिए। तुम तो ऑलरेडी मेरे बच्चे की अच्छे से केयरिंग कर रही हो, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे लिए नहीं, बस मेरे बच्चे के लिए। अब डॉक्टर का उसके ऊपर एहसान था, इसलिए आराधना शादी के लिए मान भी गई
उसके बाद एक दिन आराधना अपना मेडिकल चेकअप करवाने लगी, जहां आराधना की रिपोर्ट से शिंदे को ये बात पता चली कि आराधना एक किडनी उसके बेटे को डोनेट कर सकती है, क्योंकि दोनों का सब कुछ मैचिंग था। अब शिंदे बहुत हिम्मत जुटाकर आराधना और उसकी माँ के पास जाकर यही रिक्वेस्ट करने लगा कि आराधना, क्या तुम अपनी एक किडनी मेरे बेटे को डोनेट कर सकती हो? जिसके बाद आराधना और उसकी माँ वो जगह छोड़कर दूर चले गए। और फिर पूरे 7 महीनों के बाद मुझे उन दोनों के बारे में पता चला, इसलिए उस दिन मैं आराधना के घर के बाहर आया था। फिर वो आराधना और उसकी माँ से कहने लगा कि आराधना, तुम अपनी किडनी मत दो, बस तुम वापस लौट आओ मेरे बेटे के लिए। वो ऐसे नहीं रह पा रहा, उसे एक माँ चाहिए। लेकिन आराधना शिंदे के साथ जाने से मना करने लगी और उसी रात आराधना को गुस्सा आने पर उसने वो पत्थर लेकर शिंदे की कार पर फेंक दिया। ये वही सीन था जो कार्तिक ने देखा था। अब शिंदे राणा से कहता है कि यहाँ पर जरूरी काम होने की वजह से मैं वापस लौट आया था और आज आप मेरे पास आकर उन दोनों की मौत की खबर सुना रहे हैं। अब सब कुछ सुनने के बाद राणा शिंदे पर ही शक करने लगता है और कहता है कि तुमने ही किडनी हासिल करने के लिए आराधना को मारा होगा। तो डॉक्टर शिंदे कहता है कि अगर मैं ऐसा करता तो आराधना की किडनी मिसिंग हो चुकी होती। अब राणा कार्तिक से कहता है कि इस डॉक्टर शिंदे ने आराधना को नहीं मारा होगा। बाद में कार्तिक वापस अपने घर पर आकर अपने दोस्तों से कहता है कि आराधना की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। तो ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं कि ये कब हुआ होगा। तभी कार्तिक का फ्रेंड उससे कहता है कि टिल्लू भाई तुमसे बहुत खुश हैं। उन्होंने तुमको जो पार्सल दिया वो तुमने अच्छे से छुपा दिया। लेकिन कार्तिक को अब उस पार्सल के बारे में याद नहीं होता, इसलिए वो यही बात अपने दोस्त को बताने लगता है। फिर फ्रेंड याद दिलाता है कि पुलिस से बचने के चक्कर में तुम वो पार्सल छुपाने के लिए आराधना के घर में गए थे। इसके बाद राणा कार्तिक को अपने पास बुलाकर कहता है कि जिस दिन आराधना की माँ मरी थी, हमने उस टाइम के उस एरिया के सारे फोन को ट्रेस किया है। तो हमको पता चला कि एक फोन नंबर उस एरिया में आकर 1 घंटे तक स्विच ऑफ हुआ और फिर दोबारा ऑन हुआ। तो शॉकिंगली वो नंबर टिल्लू का होता है। अब राणा ऑलरेडी टिल्लू को पुलिस स्टेशन पर बुला चुका होता है, जबकि ये टिल्लू उल्टा राणा को वार्निंग देने लगता है कि सर, आप यहाँ पर नए हो, आप मेरे बारे में नहीं जानते। जिस दिन की बात आप कर रहे हो उस दिन मैं टीवी पर लाइव था, इसलिए मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था। इस तरह टिल्लू के खिलाफ कोई भी सबूत न होने की वजह से वो उसको जाने देता है। इसके बाद कार्तिक राणा से पूछता है कि सर, जिस तरह से आपने फोन नंबर को ट्रेस किया है, क्या उसी तरह से हम उनकी बातें सुन सकते हैं? तो राणा कहता है हाँ, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ही ग्रो हो चुकी है, सुन तो सकते हैं। तो उसके बाद कार्तिक एक हैकर के पास जाकर और उसे 5000 रुपए रिश्वत देकर एक नंबर बोलकर उस पर्टिकुलर टाइम पर उन दोनों ने क्या बातचीत की वो सब पता करवाता है। फिर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कार्तिक किसी बंदे से गन खरीद कर दोबारा मुंबई जाता है और अकेले डॉक्टर शिंदे से मिलता है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद कार्तिक शिंदे के घर के बाहर आकर राणा प्रताप को फोन करके कहता है कि सर, आप फटाफट मुंबई आ जाइए। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां कार्तिक और शिंदे के बीच में क्या बातचीत हुई वो दिखाया जाता है। असल में कार्तिक शिंदे को गन से धमकाकर उसकी रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है। जब शिंदे आराधना और उसकी माँ से मिलने के लिए आया था तो हॉस्पिटल वालों ने शिंदे को फोन करके ये कहा कि सर, आपका बेटा मर चुका है, आप फौरन मुंबई आ जाइए। तो कार्तिक शिंदे से कहता है कि आराधना के किडनी ना देने की वजह से तुमने उन दोनों को मार दिया और अपने बेटे का बदला ले लिया। पर शिंदे कहता है कि नहीं, मैंने उन दोनों को नहीं मारा। और इस तरह वो कार्तिक को कुछ सच्चाइयां बताने लगता है। एक्चुअली जो भी लोग शिंदे के हॉस्पिटल रेगुलर चेकअप के लिए आते थे, ये उनका ब्लड ग्रुप वगैरह चेक करता रहता है ताकि अपने बेटे को किडनी दे सके। फिर आराधना का सब कुछ मैच हो गया तो वो समझ गया कि आराधना उसके बेटे को किडनी दे सकती है। इसलिए शिंदे ने जानबूझकर आराधना और उसकी माँ से झूठ कहा कि उसकी माँ के ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है। और फिर शिंदे ने यह सोचा कि डायरेक्टली आराधना से उसकी किडनी मांगी नहीं जा सकती, इसलिए आराधना से शादी करनी होगी। मतलब लीगली आराधना अपनी किडनी उस बच्चे को दे सकती है। लेकिन आराधना से शादी होने से पहले ही आराधना अपनी माँ को लेकर चली गई। तो ये सुनने पर कार्तिक बहुत खुश होता है कि इसका मतलब आराधना की शादी नहीं हुई। एक्चुअली आराधना अगर अपनी किडनी डोनेट करती तो वो पहले की तरह स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती थी, इसलिए उसने मना किया। लेकिन जब शिंदे आराधना से जबरदस्ती करने लगा तो वो दोनों वहाँ से चली गयी। अब कार्तिक शिंदे से कहता है कि ये सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सारा कारनामा तुमने अकेले नहीं किया होगा, तुम्हारे साथ जरूर कोई तो होगा। तो कौन है वो, बताओ। और उसी वक्त कोई अनजान शख्स कार्तिक के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है।
फिर सीन 1 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहां कार्तिक टिल्लू से मिलने के लिए उसके पास आता है। और क्योंकि इलेक्शंस भी अब खत्म हो चुके थे, साथ ही टिल्लू ही इस इलेक्शन में जीतने वाला होता है। जिसके बाद कार्तिक उससे पूछता है कि टिल्लू भाई, आपने क्यों मारा? तो कार्तिक कहता है कि टिल्लू भाई, तुमने उस लड़की को नहीं बल्कि अपने भाई को मारा। तो क्यों मारा तुमने अपने छोटे भाई को? अब बात यह है कि एक दिन टिल्लू जब एक स्वामी जी के पास गया था, तो स्वामी जी ने टिल्लू से कहा कि जब तक तुम्हारे घर के वारिस जिंदा होंगे, तुम किसी भी इलेक्शन में नहीं जीतोगे। इसलिए वारिस सिर्फ एक ही होना चाहिए। इसलिए टिल्लू ने अपने छोटे भाई को मारकर दूसरे बंदे को फंसा दिया। लेकिन दोबारा जब वो स्वामी जी के पास गया, तो उन्होंने टिल्लू से कहा कि तुम्हारे पिता का वारिस अभी भी जिंदा है, इसीलिए अपने पिता के पास जाकर पूछो। और जब टिल्लू अपने पिता से पूछता है, तो सच में उसके पिता की दूसरी बीवी के बारे में उसे पता चलता है। और वो कोई और नहीं बल्कि आराधना की माँ थी। यानी आराधना एक तरह से टिल्लू की बहन थी, उसके खानदान की एक वारिस। असल में आराधना की माँ जन्म देकर अपनी बच्ची को लेकर दूर चली गई, इसलिए अब टिल्लू आराधना को मारने के लिए उसके घर गया। लेकिन वहाँ वो दोनों ऑलरेडी मरे पड़े थे। तो टिल्लू ने यही बात स्वामी जी को जाकर बताई, जिस पर स्वामी जी ने टिल्लू से कहा कि जिस हथियार से उन दोनों को मारा गया है, हमें उस हथियार की पूजा करनी होगी। तो उसी वक्त कार्तिक टिल्लू के पास आया, जहाँ वो हथियार एक पार्सल के तौर पर टिल्लू ने उसे दे दिया। इसके बाद सीन वापस कार्तिक पर आता है, उसी फ्लैशबैक में, जब शिंदे के पास मौजूद होने पर उसके सर पर किसी ने वार किया था। और अब आता है क्लाइमेक्स से पहले एक और ट्विस्ट, जहां हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इस शिंदे की पहली बीवी थी, जिसने कार्तिक के सिर पर वार किया था। और उसने ही आराधना और उसकी माँ को भी मारा, जिसके बारे में अब उसने कार्तिक को भी बता दिया। असल में जब शिंदे को ये बात पता चली कि आराधना के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स उसके बेटे से मैच हो चुके हैं, तो शिंदे की बीवी एक जबरदस्त प्लान बनाने लगी। मतलब वही, आराधना की माँ का फेक ऑपरेशन करवाओ, उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। बाद में शिंदे आराधना के सामने मैरिज प्रपोजल रखेगा, और जब शादी हो जाएगी तो आराधना अपनी किडनी शिंदे के बेटे को दे देगी। लेकिन इसी प्रोसेस में शिंदे के बेटे की मौत हो गई, जिस गम को शिंदे की बीवी सह नहीं पाई, और वो गुस्से में आराधना और उसकी माँ से मिलने के लिए गई। वहाँ उसने हथौड़ा लेकर पहले तो आराधना की माँ को मार दिया, और फिर उसके बाद जब आराधना घर वापस लौटी तो उसे भी मार दिया, ये कहते हुए कि तुमको मेरे बेटे की जान से ज्यादा अपना बैडमिंटन प्यारा था, तो जाओ अब ऊपर जाकर खेल लेना। इस तरह से शिंदे की बीवी सच बताकर जब कार्तिक को फायर करने लगती है, तो उसमें बुलेट से ही नहीं होते। फिर कार्तिक शिंदे की बीवी से फाइट करके उसको अपने कब्जे में ले लेता है, और अब बाहर आकर राणा प्रताप को यहाँ पर बुलाता है, जैसा कि हमने देखा था। लेकिन जब तक राणा वहाँ आता, इतने में कार्तिक घर के बाहर देखता है कि एक बच्ची सड़क पर अपना बॉल लेने के लिए जा रही है, जबकि सामने से उसका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए कार्तिक बहुत ही मुश्किल से उस बच्ची की जान को बचा लेता है। और उसके बाद सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है, जहाँ कार्तिक टिल्लू के पास आया था। अब टिल्लू उससे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारने वाला था, तो क्या करोगे? तुम मुझे मारोगे? अगर तुम मुझे हाथ भी लगाओगे तो यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे, सोच लो। लेकिन कार्तिक कहता है कि मैं तुम्हें मारकर ही यहाँ से जाऊंगा और तुम मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे। उसके ऐसा कहते ही अचानक टिल्लू का हाथ अपने आप खुद को शूट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर टिल्लू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ रिवील होता है मूवी का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स, जहाँ हम देखते हैं कि उस बच्ची को बचाने की वजह से कार्तिक उस दिन खुद उस एक्सीडेंट में मर गया था, जिसके बाद प्रेजेंट में कार्तिक ने टिल्लू को उसी के हाथों मरवा दिया। और इस तरह से राणा प्रताप इस केस की सारी डिटेल्स अपने कलीग को बता देता है। लेकिन उसे यही पता होता है कि टिल्लू ने खुद को मार लिया, जबकि कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। पर वो राणा से आखिर में पूछती है कि अरे सर, टिल्लू अपने आप को कैसे मार सकता है, क्योंकि मैंने उसकी रिपोर्ट को पढ़ा था, वो तो इलेक्शंस में भी जीत गया था, और वैसे भी वो लेफ्ट हैंडेड था, जबकि गन उसके राइट हैंड में थी। तो राणा कहता है कि ये सब मुझे पता नहीं, कुछ बातें समझ ना आना ही बेहतर है। और उसके ऐसा कहते ही ये मूवी यहाँ पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।